नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमपी पुलिस स्पेशल में। हमारे जिला सीरीज़ के अंदर आज हम दूसरे ज़िले के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जबलपुर होने वाला है। जबलपुर ज़िले एवं जबलपुर संभाग से जितने भी संभव फैक्ट्स हो सकते हैं जो कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम को रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, सारे फैक्ट्स की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में चर्चा करने की, जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा ज़िला हमारा है जबलपुर। जबलपुर ज़िले के अंदर 10 तहसील आती है। ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला है। 10 तहसील किसी ज़िले के अंदर नहीं है। ये महाकौशल क्षेत्र का हिस्सा रहा है प्राचीन में। इसको मार्बल सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो जबलपुर संभाग है उसके अंदर 9 ज़िले आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग बता ही चुका हूँ मैं आपको। कटनी हो गया, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी। जो छिंदवाड़ा ज़िला है, छिंदवाड़ा ज़िला से अलग करके 5 अक्टूबर को पांडुना बनाया गया है, जो कि 54वां ज़िला है। ठीक है, अब इसके बाद हम साक्षरता की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जनगणना से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जबलपुर जो जिला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर है। इसकी साक्षरता 81.7 है, क्योंकि हाईएस्ट है तो हमें याद रख लेना है। ठीक है, जो मेल साक्षरता यहाँ पर 87.29% है, फीमेल 74.37 है, जो कि अगर स्टेट के साथ में कंपेरिजन की जाए तो स्टेट का एवरेज बनता है 69.32, उससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद जबलपुर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो सर्वाधिक क्वेश्चन पिछली एग्जाम में भी बने हैं रानी दुर्गावती से। ठीक है, तो रानी दुर्गावती के बारे में हम कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। रानी दुर्गावती एक चंदेल राजकुमारी थी। ठीक है, जो कि कालिंजर की रहने वाली थी। अब इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका जो शासनकाल रहा है वो 1550 से लेकर 64 तक रहा है। 1550 में एक्चुअल में क्या होता है कि इनके जो पति होते हैं दलपत शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस टाइम पे उनका जो पुत्र था वीर नारायण, ये मात्र 4 साल के होते हैं। तो ये उसको गद्दी पर बिठाकर उनके नाम से शासन संभालती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपनी राजधानी जो है सिंगोरगढ़ से चोरागढ़ की तरफ स्थानांतरित करती हैं। ठीक है, अब इन्होंने कुछ ताल भी बनवाए थे, एक रानी ताल, चेरी ताल एवं आधार ताल। रानी ताल इन्होंने अपने खुद के नाम पे बनवाया था। चेरी ताल जो है वो अपनी एक जो दासी होती है, सखी दासी बोल सकते हैं, उसके नाम पे बनवाया था। और आधार ताल इनके जो सेनापति थे उनके नाम पर बनाया था। ठीक है, व्यापार, कृषि एवं प्रजा कल्याण के लिए बहुत कुछ काम किया इन्होंने। ठीक है, अब इनसे जुड़ी हुई मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चालू करी हुई है, तो इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछी जा सकती है। इसका नाम है श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। अब ये योजना क्या है, इसके अंदर क्या होता है, तो जो जितने भी श्री अन्न होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना चालू की गई है। जैसे बाजरा, कोदो, कुटकी जो होता है, ठीक है, ये मोटे अनाज हो गए। एक बार बता दो आपको, मोटे अनाज के अंदर मक्का नहीं आता है। इस योजना के अंदर मक्का नहीं आता है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, किसानों को प्रति किलोग्राम 10 रुपये या फिर प्रति हेक्टेयर 3900 रुपये सीधे डायरेक्ट उनके बैंक खाते में वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, ये श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के थ्रू किया जाता है। तो ये राशि आपको याद रखना है, पूछी जा सकती है। ठीक है, अब रानी दुर्गावती के शासनकाल में एक आचार्य विट्ठलनाथ करके हुए हैं, जो कि पुष्टि मार्ग के प्रचारक हैं। तो इन दुर्गावती ने इनको पुष्टि मार्ग के प्रचार की अनुमति दी थी अपने राज्यकाल में। ठीक है, अब अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। इसे कहा जाता है कि 52 युद्ध लड़े हैं, जिसमें से 51 युद्ध जीती थी रानी दुर्गावती। इन्होंने बाज बहादुर जो मालवा के शासक थे उनको कई बार हराया था। लेकिन जो आखिरी युद्ध था इनका 1564 में, तारीख थी 24 जून, किसके खिलाफ था, आसफ खान के खिलाफ था, जो कि मुगल सेनापति था अकबर का। उसके खिलाफ इन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी थी। युद्ध हुआ था नराई की घाटी के अंदर। सब ये एक एक पॉइंट याद रखने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। कांस्टेबल में ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नराई घाटी है, नर्मदा एवं गौर नदियों के बीच में है। ठीक है, इसके बीच में युद्ध लड़ा गया था और युद्ध में उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ते हुए अंत में स्वयं को अपनी कटार जो थी, कटार से खुद का बलिदान दे दिया था। और इसी युद्ध में उनका पुत्र भी मारा गया था। ठीक है, इनकी समाधि का बनी हुई है, समाधि भी देख लेते हैं। समाधि इनकी बरेला जबलपुर के अंदर है। ठीक, और मध्य प्रदेश जो एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट ने 24 जून को बलिदान दिवस मनाया है। ठीक है, इसको मनाने की घोषणा हो गई। अब रेगुलरली मनाया जाता है, तो तारीख याद रखना है 24। ठीक है, इसके अलावा ग्वारी घाट, ये भी फेमस घाट है, ये जबलपुर में होता है। यहाँ की नर्मदा आरती बहुत फेमस है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जबलपुर में क्या क्या फेमस है हम देख सकते हैं। एक भेड़ा घाट नामक स्थान है, ये आपने सभी सुना होगा। अब सफ़ेद संगमरमर के लिए जाना जाता है। भेड़ा घाट के अंदर ही धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, ये अपने गिरते हुए धुएं जैसी फुहार के लिए जाना जाता है, मतलब जल गिरता है तो सफ़ेद सफ़ेद कलर का धुआं उड़ता है, उसके लिए। अच्छा, धुआंधार का जो नौका विहार है ये बहुत फेमस है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि धुआंधार का नौका विहार किस रात्रि को किया जाता है, तो ये पूर्णिमा रात्रि का फेमस है। ठीक है, याद रखना है। अब जबलपुर के अंदर ही मदन महल किला है, ये गोंड शासक राजा मदन शाह के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये अपने को नाम पता होना चाहिए। मदन महल के पास में स्थित है बैलेंसिंग रॉक।
बैलेंसिंग रॉक इसके निकट में ही स्थित है। ये प्राकृतिक रूप से अपर्दित हुई चट्टान है। मतलब बेसिकली क्या है, ये बहुत बड़ी चट्टान ऐसी टिकी हुई है कि आपको देखने में से लगेगा कि गिरने वाली है। इनफैक्ट आप धक्का भी दोगे तब भी गिरेगी नहीं, लेकिन देखने से लगती है कि बस कभी भी गिर सकती है। इस टाइप की चट्टान है। इसके अलावा जबलपुर में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ आती है एक 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर आपने कई बार सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है क्योंकि ये एमपी में 3 जगह पाया जाता है। ठीक है, एक भेड़ाघाट में है, एक मितावली मुरैना के अंदर है और तीसरा जो है वो आगर मालवा में है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आगर मालवा के अंदर है, तीनों की जगह। लेकिन सबसे फेमस मंदिर जो है वो मितावली मुरैना का है। अब चूंकि यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर का नाम आया है तो हम चर्चा कर लेते हैं। भेड़ाघाट वाला जो मंदिर है वो कलचुरी राजा युवराज देव प्रथम ने बनाया है। ठीक है, और मुरैना वाला है, मुरैना जो है मध्य प्रदेश में, ये 11वीं सदी में बना है। ये युगपाल ने बनवाया है। ठीक है, युगपाल करके राजा है उन्होंने। इस मंदिर का नाम 7100 महादेव मंदिर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें 64 छोटे कक्ष हैं और बीच में एक मंडप है, मुख्य मंडप बना हुआ है। हर कक्ष में एक शिवलिंग स्थित है। ठीक है, बेसिकली ये एक गोलाकार संरचना है जिसमें 64 कक्ष बने हुए हैं और बीच के अंदर एक मंडप बना हुआ है। ठीक है, आप इसका फोटो देख सकते हो गूगल पे जाकर। जो भारतीय संसद भवन था पुराना वाला, ठीक है, प्राचीन वाली जो बिल्डिंग थी, उसका डिजाइन ऐसा कहते हैं कि इसी मंदिर से प्रेरित था। ठीक है, आप देखोगे आपको लगेगा भी इसी बराबर। इसके बाद हम देखते हैं एक कचनार सिटी का शिव मंदिर है। ये भी बहुत फेमस है जबलपुर के अंदर, क्योंकि मंदिरों से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली जो साल की एग्जाम हुई थी उसके अंदर। तो आपने कोई ध्यान रखना है, सिर्फ रेगुलरली आप पढ़ते जाओगे तो कोई याद हो जाएगा। जबलपुर में धार्मिक स्थल ही है। कचनार सिटी शिव मंदिर के लिए फेमस है। ठीक है, विशाल शिव प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। 76 फीट की मूर्ति है यहाँ पर शिव की। ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं वो खुले आसमान के नीचे। और जहाँ पे ये प्रतिमा है उसके ठीक नीचे एक कृत्रिम गुफा बनाई गई है। उस गुफा के अंदर 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की सुंदर प्रतिकृतियां स्थापित की गई है, सब मानव निर्मित है। ठीक है, अब जबलपुर की बात आई है तो जबलपुर का एक सबसे बड़ा फेमस क्वेश्चन यहाँ बरगी बांध से भी बनता है। बरगी बांध कहाँ पर है, तो बरगी जबलपुर में स्थित है। बिनौरा कर गाँव है, बिनौरा गाँव में स्थित है। बरगी और नर्मदा नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसकी बांध की बाउंड्री की लंबाई 5.4 किलोमीटर है, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 70 मीटर मान लीजिए। बरगी बांध का एक और नाम अवंतीबाई परियोजना भी है, 1988 में बनके तैयार हुआ था। यहाँ पर विद्युत क्षमता इसकी 105 मेगावाट की है। पिछले एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन विद्युत क्षमताओं से भी पूछे गए हैं, तो वो भी देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा जबलपुर में एक और फेमस है, सॉरी पीछे आ गया अपन, जबलपुर के अंदर ही ड्यूमना नेचर रिजर्व पार्क भी है। ये इको टूरिज्म है यहाँ पर। ठीक है, ये बस इतना याद रख लेना है कि ड्यूमना नेचर पार्क कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। जबलपुर में हमारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी है। तो ये कब बना था, 2 जनवरी 1936 को हाई कोर्ट बना था। नागपुर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था पहले। सम्राट जॉर्ज पंचम ने एक खत के द्वारा बनवाया था इसको। ठीक है, खुद नहीं आए थे वो, उनके ऑर्डर से बना था। उसके बाद जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ, अलग राज्य बना, तो ये तब से एमपी हाई कोर्ट है। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों का हाई कोर्ट था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जबलपुर में है। बेसिकली इसकी 2 खंडपीठ भी बनी है। खंडपीठ तो इसकी 1956 में ही बन गई थी, लेकिन ऑफिशियल रूप से इनको दर्जा कब मिला था, तो 28 नवंबर 1968 को मिला था। ठीक है, डेट याद रखनी है। इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह है। और 1 नवंबर 2000 को जब बिलासपुर छत्तीसगढ़ अलग से बना है, तो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के लिए अलग से हाईकोर्ट बना दिया है। ठीक है, अब जबलपुर के अंदर प्रमुख संस्थान है, क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। संस्थान और फैक्ट्री दोनों है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ODF कहते हैं इसको, ओडी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में है। यहाँ पर गोला बारूद एवं विस्फोटक का निर्माण होता है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ये भी यहीं पर है। यहाँ पर सैन्य वाहन जो होते हैं उनका निर्माण होता है। यहाँ पर ग्रे आयरन फाउंड्री भी है, जो कि सैन्य वाहनों के लिए कल पुर्जे बनाए जाते हैं, कास्टिंग एवं पुर्जे वो यहाँ बनते हैं। सारी जबलपुर के अंदर है। ठीक है, गन कैरेज फैक्ट्री, ये भी जबलपुर में है। यहाँ पर तोप, रक्षा उपकरण निर्माण ये सब यहाँ पे होते हैं। ये जो गन कैरेज फैक्ट्री है अब एडवांस वेपन और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड का भाग बन चुकी है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है, जबलपुर में, क्योंकि इतना पूछा जाता है सिर्फ एमपी पुलिस में, इससे नहीं होता है। TFRI क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये जबलपुर में है। लेकिन इसका आपने नाम पहले भी सुना होगा, जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, जिसका मेन हेडक्वार्टर जो देहरादून में है, उसकी ये शाखा है। ठीक है, जबलपुर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों पर अनुसंधान होता है। इसके अलावा जो ICAR है, कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भी जबलपुर में है। यहाँ पर भाई कृषि यंत्रीकरण तकनीकों का अनुसंधान होता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये राज्य कृषि विद्यालय, ये भी यहीं पर है।
उसके अलावा यहाँ पर जबलपुर के अंदर जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये भी जबलपुर के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जबलपुर में क्या क्या है, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र, ये भी जबलपुर में है। जबलपुर अपने बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है, फर्नीचर उद्योग के लिए फेमस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, ये भी जबलपुर के अंदर है, ठीक है। अब इसके अलावा एक नाम और मैं आपको नोट कराना चाहूँगा जो कि जबलपुर की हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये है संग्राम शाह। ये जो रानी दुर्गावती थी, दुर्गावती के ससुर थे, मतलब दलपत शाह के पिताजी, ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम था अमान दास था। इनका शासनकाल लगभग रहा है यही 1480 से लेके 1541 तक, ये मान सकते हैं, हाँ ये वाला एग्जैक्ट है। उसके बाद संग्राम शाह का अमान दास नाम था, इसकी उपाधि किसने दी थी, तो ये गुजरात का जो सुल्तान था राजा बहादुर शाह ने इनको रायसेन विजय में हेल्प की। इन्होंने रायसेन जो विजय थी उसमें हेल्प की थी, तो उनको बहादुर शाह की उपाधि दी थी। इनको क्यों जाना जाता है, ये फेमस किस लिए, इनका एक नाम है बावन गढ़ाधिपति इनकी उपाधि है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत फेमस 60 साल तक इनका शासन रहा है, जबलपुर में बहुत फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इनको आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा जबलपुर जिला। हमने कोशिश करी जबलपुर जिले से जितने फैक्ट हो सकते हैं हमने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको भी कुछ फैक्ट पता हो तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।